बेटा वेलकम। आज हम हमारा पेपर सेट 3 स्टार्ट करेंगे डिस्कशन के लिए। आई होप आपके प्री बोर्ड्स बहुत अच्छे चल रहे होंगे। हमने जो भी अभी तक 2 पेपर्स दिए हैं, देखे हैं, सॉल्व किए हैं, उसमें आपको ज़रूर आपके प्री बोर्ड में कुछ ना कुछ मदद तो हुई होगी। ऐसी मदद पूरे बोर्ड तक हमें कंटिन्यू करनी है, तो सब लोग 10 पेपर तक जुड़े रहना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। If an atom crystallizes in BCC lattice with R equals to 4 Armstrong, edge length will be। तो बेटा ये टाइप के क्वेश्चन में हमें ये बात ध्यान देनी है कि R और A का रिलेशन पता होना चाहिए हर तरीके के लैटिस के लिए। तो लेट से हमारा क्वेश्चन है BCC के लिए है बेटा, तो BCC के लिए है तो रिलेशन क्या होता है 4R equals to √3A, 4R equals to √3A। ओके सर हमें A ढूंढना है, A स्टैंड्स फॉर द एज लेंथ, तो A की वैल्यू जो होगी वो होगी 4R बाई √3। R तो दे रखा है, हम डायरेक्टली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई √3 1.73 अप्रॉक्सीमेटली होता है। 16 है, 2 से डिवाइड करते हैं, सर कैल्सी की जरूरत है तो 8 जितना आता, पर 2 से कम है यानी वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो 8 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज डी ऑप्शन बेटा। तो पहले का आंसर कितना हो गया 9.23। डायरेक्ट रिलेशन हमने यूज किया आर और ए के बीच का। उसी तरीके से आप समरी के तरीके से एफसीसी का भी लिख सकते हैं, तो 4R इक्वल्स टू √2A होता है, और सिंपल यूनिट सेल के लिए तो डायरेक्ट रिलेशन रहता है 2R इक्वल्स टू A। वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसको नोट डाउन कर सकते हो, ये पूछा नहीं है बट ये हमारे प्रैक्टिस शीट के जो मैंने बोला था एक नोटबुक बनाना है हमें, उस नोटबुक में ये डेटा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं थोड़ा हटके क्वेश्चन आएगा बट कंसेप्ट तो यही रहेगा, तो इसको नोट डाउन कर लो बेटा। विच टाइप ऑफ डिफेक्ट हैज द प्रेजेंस ऑफ कैटायंस इन इंटरस्टिशियल साइट्स। इंटरस्टिशियल साइट्स अपनी लोकेशन छोड़ के, अगर देखो ब्रेक हम क्लास में बैठते हैं तो कैसे दोस्त के साथ बैठने के लिए टीचर ने कहीं और बैठाया होता है और हम लोग उठ के उसके पास चले जाते हैं, है तो हम क्लास में ही ना। तो उसी तरीके से सॉलिड्स के अंदर कैटायंस, क्योंकि वो स्मॉलर साइज में रहते हैं, वो अपनी लोकेशन छोड़ के इंटरस्टिशियल पोजीशन पे चले जाते हैं। तो उस टाइप के डिफेक्ट्स को, ये जो बीच वाली जगह रहती है बेटा, उनको इंटरस्टिशियल पोजीशंस बोलते हैं। कौन सी पोजीशन बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइट्स। ठीक है बेटा। अब कैटायन आपका क्या करेगा, एक कैटायन जो है वो यहां से मूव करेगा, अपनी पेरेंट पोजीशन छोड़ के ये इंटरस्टिशियल पोजीशन पे चला जाता है। बिल्कुल सही पकड़ रहे हो बेटा। कौन सा टाइप का डिफेक्ट होता है? उसे हम फ्रिंकल डिफेक्ट बोलते हैं। स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है सर, हमें पता है, क्या पता है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस मिस रहते हैं, उस टाइप के डिफेक्ट्स को क्या बोलते हैं? स्कॉटकी बोलते हैं। तो हमारा इस केस का आंसर क्या रहेगा बेटा? फ्रिंकल्स डिफेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ सब्सटेंस हैविंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर Na atom at every corner of the lattice। बेटा ये चीज़ के क्वेश्चंस बहुत हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी में आते ही आते हैं, हमें इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना ही चाहिए। ऑक्सीजन एटम एट द एज एंड एट सेंटर एंड टंगस्टन एटम एट द सेंटर ऑफ द सॉलिड। तो हमें इसके थ्रू एक फॉर्मूला बनाना है। तो हमें पता है कि टोटल क्यूब में कितने कॉर्नर्स प्रेजेंट रहते हैं बेटा? 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट रहते हैं। 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट रहते हैं, तो हर कॉर्नर पे सोडियम ने अपनी जगह घेर रखी है। हर कॉर्नर पे किसने अपनी जगह घेर रखी है? सोडियम ने। तो कंट्रीब्यूशन हर कॉर्नर का कितना होता है बेटा? 1/8 इनटू टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हो गए? 8। तो मेरे पास सोडियम एटम्स कितने आए? 1। नेक्स्ट, ऑक्सीजन एटम एट द एज सेंटर। कमरे का एज देखेंगे, अगर आप एज देखोगे, ये रूम है, इस एज को देखोगे, अगर इस एटम को मैं फिक्स कर रहा हूं तो ये एटम नीचे के 2 रूमों में भी रहेगा और ऊपर के 2 रूमों में भी रहेगा। यानी एज का जो कंट्रीब्यूशन रहता है लैटिस में वो 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4। और टोटल एज कितने हैं? 12। तो कितना आ गया? 3 आ गया। ये बात क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स देख लिए, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट रहेंगे? 1। और ऑक्सीजन का भी देख लिया। बोला है टंगस्टन एटम इज प्रेजेंट एट द सॉलिड सेंटर ऑफ द सॉलिड्स। सेंटर ऑफ द सॉलिड मतलब, अब भाई आपके घर में जो पंखा है वो आप ही के ना रूम को हवा देगा, बाजू वाले रूम में तो हवा नहीं देने जाएगा, तो यानी उसकी वैल्यू तो कंप्लीटली 1 हो जाएगी। ये बात क्लियर है? तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? सोडियम 1, ऑक्सीजन 3 और टंगस्टन 1। ये बात क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है मिलता जुलता हुआ?
बताओ, तो हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा, Na1 टंगस्टन 1 और ऑक्सीजन 3। डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। एमसीक्यू का एक ही सक्सेस मंत्रा है, दैट इज आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। दिक्कतें आएंगी, आ रही हैं तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आती है तभी हम उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, सही है कि नहीं? तो मैक्सिमम क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस करते रहना है। देखो ये नेक्स्ट बहुत अच्छा एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन है। मैंने बोला था लास्ट टाइम हमें वो पूरा मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, उन सब के एग्जाम्पल के साथ टेबल याद रखना है। तो K2Cr2O7 जो रहता है ना बेटा, वो ट्राइक्लिनिक का एग्जाम्पल रहता है। अब ट्राइक्लिनिक के लिए रिलेशन पता है, ना तो अल्फा बराबर, ना तो बीटा बराबर, ना तो गामा। दूसरा, ना तो सर एंगल कितना 90 डिग्री, कोई भी अल्फा बीटा गामा किसी का भी एंगल 90 डिग्री नहीं रहता, और ना ही A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। डायरेक्ट ये एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल से वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थोड़ा ट्विस्ट करना है ना, हार्ड नहीं है, हमने याद कितने तक किया है वो हमें देखना है। तो हमारा इस केस में केस क्या हो जाएगा, ना तो A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, और ना ही अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए वाला। डन। चलो नेक्स्ट। द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ 0.2 मोलैलिटी वीक एसिड इज 0.3। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री जब भी डिग्री की बात करेगा तो बेटा हमारे दिमाग में अल्फा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अल्फा। हमने एक रिलेशन डिस्कवर किया था आई वेंट ऑफ फैक्टर का और अल्फा का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए 1 + n-1 इंटू अल्फा। जहां n क्या बताता था, n बताता था कि मेरा कोई भी गिवन इलेक्ट्रोलाइट कितने आयंस में डिसोसिएट होने वाला है। तो अगर मैं HX की बात करूंगा तो HX टूटेगा तो H+ और X- में ही टूटेगा, यानी नंबर ऑफ आयंस कितने रहे, 2। क्या मेरे पास I है? नहीं है। पर क्या मेरे पास अल्फा है? क्यों है? क्योंकि हम I ढूंढ सके। तो I आपको मिलेगा 1 + 2 - 1 इंटू 0.3, तो 1 + 0.3 दैट इज 1.3। ये I आया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इफ KF ऑफ वाटर इज 1.85, व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन हमें डेल्टा TF नहीं ढूंढना है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ढूंढना है। हाँ सही चमका आपको, डेल्टा TF ढूंढ के नहीं छोड़ देना है क्वेश्चन को। डेल्टा TF ओपन कैसे होता था, T0 - TS, हमें TS की वैल्यू ढूंढनी है। तो देखो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन होता है डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। बिल्कुल सही। यहां पे देखो हमारे पास I की वैल्यू कितनी है, 1.3 है, KF 1.85 दिया है क्वेश्चन ने, तो हम कैलकुलेशन के लिए 1.85 ले लेते, बट हालांकि 1.86 रहता है। तो मेरा ऐसा बिलीव है कि 1.86 से एग्जैक्ट आंसर आएगा, उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मोलैलिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.2 मोलैलिटी दे रखी है। तो हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 1.86। इसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो डेल्टा TF की वैल्यू कितनी होगी, 1.3 इंटू 1.86 इंटू 0.2 है। इसका कैलकुलेशन आप करके देखना, कैल्शियम में अप्रोक्सीमेटली +0.481 के अराउंड आएगा। ये डेल्टा TF आया। अब डेल्टा TF को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, T0 - TS। सर T0 वाटर के लिए है ना, तो वो तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो TS की वैल्यू आ जाएगी, TS किसने बराबर हो जाएगा, -0.81 डिग्री सेल्सियस। तो आपको सबसे क्लोजेस्ट आंसर कौन सा दिख रहा है, डी वाला। डन। तो आगे बढ़ते हैं इसको। Which one is not equal to 0 for ideal solution? Ideal solution are those solution जो किसी भी रेंज में राउल्स लॉ को फॉलो करे। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए MCQ के लिए एक बहुत अच्छी बात पूछी जाती है कि डेल्टा H मिक्स वो 0 बराबर, डेल्टा V मिक्सचर 0 बराबर। पर सर क्या डेल्टा S मिक्सचर भी 0 बराबर होता है? नहीं, वो ग्रेटर देन 0 रहता है, ऑलवेज इट इज ग्रेटर देन 0। तो बेटा यहाँ पे केस क्या बन जाएगा, डेल्टा S मिक्सचर विल बी ग्रेटर देन 0, वो इक्वल टू 0 होने वाला नहीं है। और ऐसे जो भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो एंटायर रेंज में राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। डन। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। KH वैल्यू फॉर ArCO2 HCHO
and CH4 are respectively. Arrange these gases in the order of increasing solubility. Increasing solubility मतलब कम से ज़्यादा पे जाना है हमें, ठीक है बेटा। तो मुझे पता है हेनरीज लॉ हमने पढ़ा है कि प्रेशर ऑफ एनी गैस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, है ना। तो अब सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा KH इंटू सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी का KH के साथ कैसा रिलेशन है सर, रिलेशन ढूंढना है, रिलेशन। तो सर सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट, यानी हेनरीज कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उतनी कम आपके पास क्या रहेगी, सॉल्युबिलिटी। तो यहां पे अगर आप वैल्यूज देख पाओगे बेटा तो सबसे ज्यादा हेनरीज कांस्टेंट किसके लिए है, 40.39, जो किसके लिए बता रहा है, आर्गन के लिए बता रहा है। और वहीं सेम टाइम पे सबसे कम हेनरीज कांस्टेंट किसके लिए बेटा, HCHO के लिए, जिसकी वैल्यू कितनी है 1.82 इंटू 10 की पावर -5। यानी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी किसकी होगी बेटा, HCHO की, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, HCHO की। सर ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए सर, HCHO है सबसे ज्यादा सॉल्युबल और आर्गन होगा सबसे कम। सर दोनों केस में तो सेम ही है, तो अब बीच वाली वैल्यू को देख लेते हैं। ये 1.67 है और ये 0.413 है, ज्यादा कौन है सर, ज्यादा CO2 है, तो यानी उसकी सॉल्युबिलिटी कम रहेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा इस केस में, बी वाला। डन। तो ये रिलेशन हमेशा याद रखना, ठीक है। ये हेनरीज कांस्टेंट है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। या हम बोल सकते हैं कोई भी गैस जो वाटर में सॉल्युबल होगा वो डायरेक्टली इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका पार्शियल प्रेशर उस लिक्विड के ऊपर कितना प्रेजेंट है। डन। उस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट खुद सॉल्युबिलिटी के साथ रिलेशन रखता है जो इनवर्स रिलेशन होता है। बात सही है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n मींस n फैक्टर, जो हम लोग ढूंढते हैं ना n फैक्टर नर्स्ट इक्वेशन में, उसकी। तो देखो इसको कराने का मतलब क्या है, इससे आप हमेशा एक टेक्निक सीखो। जब भी आपके पास अलग अलग चार्जेस दिख रहे होते हैं ना, 2 और 3 चार्ज दिख रहा है, मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है 2 और एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है 3, तो आपको करना कुछ नहीं, दोनों का एलसीएम ले लेना। दोनों का क्या ले लेना है, एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है सर, 6। लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2 और 3 का कितना हुआ, 6। तो n फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 6। डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। थोड़ा लेंदी जाएगा ये, क्योंकि आपको भी आइडिया आ ही गया होगा, हाँ, बट इसको डिस्कस करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थ्योरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहाँ हमें दिखता है, जो दिखेगा वही करना है हमें नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है क्योंकि E0 सेल दे रखा है और ईएमएफ बोला है। ईएमएफ दैट मीन्स ई सेल ढूंढना है। तो नर्स्ट ने हमें इक्वेशन दी थी, इक्वेशन क्या थी, ई सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.06 अपॉन n फैक्टर लॉग ऑफ QC। बेटा QC क्या है, बचपन का नॉलेज, बचपन का क्या नॉलेज होता है, QC इज द रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज टू रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट वालों का कंसेंट्रेशन रहता है कौन से स्टेट में, एक्वा स्टेट में, डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट वाले एक्वा स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं उनका कंसेंट्रेशन का रेशियो को ही QC बोलते हैं। तो हमें ओवरऑल इक्वेशन डायरेक्टली मेंशन कर रखी है। एक्वस आपको पहचान में आ ही रहा होगा। पहले तो फटाक से लास्ट क्वेश्चन के बेसिस पे n फैक्टर बता देते हैं। 1 और 2, चार्ज 1 और 2 है, एलसीएम लेते हैं। 1 और 2 का एलसीएम कितना रहता है 2, तो n फैक्टर की वैल्यू तो यहाँ पे 2 हो गई। प्रोडक्ट साइड देखो निकल बना है, तो लॉग के अंदर 0.16 उसका जो कोफिशिएंट रहता है वो पावर बन जाता है, कोफिशिएंट तो 1 ही है। Ag प्लस का कंसेंट्रेशन कितना दिया है 0.002, उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। डन। अब इसको पैरेलली सॉल्व करते हैं तो log 16 डिवाइडेड बाय 16 ही लिखा है ना, तो पावर -2 भी तो करनी पड़ेगी। 4 ये 2 है, 2 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर लिख देते बेटा। नेक्स्ट log 16 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10 की पावर -6। 4 1 जा 4 कट गया और ये 4 हो गया। डन। अब इसको पैरेलली देखते हैं हम लोग। E0 सेल की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.05, 0.06 अपॉन 2, 0.06 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 0.03। लॉग अभी चल ही रहा है, कैलकुलेशन में लॉग अभी चल ही रहा है। तो अब जो भी प्रोडक्ट आएगा 1, उसको 1.05 में से हमें क्या करना है, इस पूरे सेट को माइनस करना है।
तो ध्यान से देखते हैं इस कैलकुलेशन को, यहाँ पे मैं कैरी कर देता हूँ। तो log 4 इंटू 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा, -6 ऊपर, माइनस ऊपर गया तो प्लस हो गया, -2 ऊपर से बैठा है तो बचा कितना, +4। log के अंदर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर 4। अब इसको स्प्लिट करके लिखते तो log 4 प्लस log 10 की पावर 4, log a इंटू बी की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर ली। log a इंटू बी होता है बेटा, log a इंटू बी किसके बराबर होता है, log a प्लस log b के बराबर, log b के बराबर। तो इसको log 4 इज 2 log 2, log 2 थोड़ी बेसिक वैल्यूज याद होनी चाहिए। log 2 0.301 होता है, उसका 2 गुना करेंगे तो 0.602 होगा, तो 0.602 हो गया, डन। अब 4 पावर आगे आ जाएगी तो ये +4 हो जाएगा, log 10 एग्जैक्टली 1 हो जाता है, तो ये कितना हो गया 4.602। सर ये आपने क्या किया, अभी सिर्फ log ही सॉल्व किया है और तो कुछ किया ही नहीं। अब जो भी log सॉल्व किया उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.03 से, तो आप 0.03 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, डन। जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको हाँ किस में से माइनस करना है, 1.05 में से, तो आपका आंसर 1.05 माइनस 0.03 इंटू 4.602 हो जाएगा। ये बात क्लियर है बेटा, जो भी है राउंड ऑफ करेंगे तो 1.05 से छोटा 91.42, 0.91 लग रहा है 9 पॉइंट नहीं सर 1.9, ये भी 0.105 से क्या है, बड़ा है, तो आपका आंसर सीधे सीधे आप सॉल्व भी करोगे तो आपको सी मिल जाएगा। ये बात क्लियर है, तो डायरेक्टली सी हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इफ द कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब कप्पा, ओके, कंडक्टिविटी कितना, मोलैरिटी कंसेंट्रेशन कितना है, 0.2 मोलैरिटी KCl सॉल्यूशन एट 298 टेम्परेचर इज 0.08 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो कप्पा की वैल्यू दे रखी है 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कंसंट्रेशन की वैल्यू दे रखी है 0.20 मोलैरिटी। ये बात क्लियर है, तो मुझे क्या ढूंढना है, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है कप्पा बाई सी। अगर कंसंट साइमन सेंटीमीटर में दे रखा है तो इनटू 1000 करना पड़ता है। ये बहुत शॉर्ट बात याद रखना, अगर आपको कप्पा की वैल्यू सेंटीमीटर में दे रखी है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। तो मोलर कंडक्टिविटी 0.0248 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.2। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो कितना आएगा, 0.124 इंटू 1000 कर देते, तो 0.124 इंटू 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 124। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन 124 वाला दिख रहा है, सर ये ऑप्शन 124 वाला दिख रहा है, डन। आगे बढ़ते हैं। ये याद रखना, मोलर कंडक्टिविटी जब भी वो ढूंढने को बोलेगा आपके पास कप्पा रहेगा। कप्पा का मतलब ही कंडक्टिविटी होता है, हमने पहले के पेपर्स में भी ये बात डिस्कस कर रखी है, बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए। जब भी कप्पा की यूनिट सेंटीमीटर में दे रखा होगा बेटा, ऊपर 1000 मल्टीप्लाई होगा और कंसेंट्रेशन मोल लीटर इनवर्स में ही होना चाहिए। कंसेंट्रेशन किस में होना चाहिए, मोल लीटर इनवर्स में, डन। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट में। टू टेक पार्ट इन ए रिएक्शन मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड। तो हमें याद है, हम अगर पहाड़ चढ़ने जाते हैं तो रिएक्टेंट से जो सबसे टॉपेस्ट पीक तक जाते थे, पहाड़ एक बार आप माउंटेन के पीक तक पहुंच गए यानी आप माउंटेन क्लाइंब कर गए। अरे माउंट एवरेस्ट चढ़ते हुए सुना है ना लोगों को, उतरने के बाद का नहीं सुना है ना, क्योंकि चढ़ गए तो उतरना तो है ही है। तो बेटा ये जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोला जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये रिएक्टेंट का कोऑर्डिनेट होता है और ये किसका कोऑर्डिनेट होता है, प्रोडक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट, how many time is required to complete reaction when initial concentration of reactant is R0 for a zero order reaction। यानी टाइम ऑफ कंप्लीशन पूछ रहा है, कौन से रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। तो जीरो ऑर्डर के लिए पहले तो आपको K और T का रिलेशन पता होना चाहिए। तो K का जो रिलेशन रहता है वो x/T रहता है। x क्या है, x होता है इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था माइनस किसी भी टी टाइम पे कंसंट्रेशन कितना है। रिमेनिंग कंसंट्रेशन किसका बेटा, रिएक्टेंट का, एट टाइम टी, एट टाइम टी। इन दोनों का डिफरेंस ही तो बताएगा ना कि रिएक्टेंट कितना टूटा, और x इज द अमाउंट, x इज द अमाउंट दैट हैज बीन डिसोसिएटेड, जो टूट गया है किसमें से, रिएक्टेंट में से।
डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, टी। ये के की वैल्यू हो गई। अब जब कंप्लीशन हो जाएगा तो आपको लगता है आर टी की वैल्यू क्या होगी, 0। कुछ बचा ही नहीं होगा ना सर। क्यों? क्योंकि आर टी इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन, याद रखा करो ये चीज, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। डन। तो जब कंप्लीशन हो गया तो रिएक्टेंट तो कुछ बचा नहीं, तो यहां पे क्या बन जाएगा, K इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस 0 डिवाइडेड बाई टी। अब ये टाइम कंप्लीशन को मैं 100% लिख लेता हूं, 100%। ये 100% से ये बात पता चली कि रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट है। तो टाइम 100% कंप्लीशन कितना हो जाएगा बेटा, आर नॉट बाई के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, आर नॉट बाई के। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो बहुत बार पूछ चुके गए हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टाइम ऑफ कंप्लीशन कितना होता है, तो वहां डायरेक्ट आपको आंसर लिखने का इनफाइनाइट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप टाइम ही नहीं कैलकुलेट कर सकते। ये बात क्लियर है? क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते? क्योंकि सर लॉग ए नॉट बाई 80 हो जाता है ना, तो लॉग ए नॉट बाई 80 टी 0 तो इन्फिनिटी बन गया ना। लॉग इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है। सर मैथ्स की भाषा में बात कर रहे हैं, अरे थोड़ी बहुत तो मैथ्स हमें भी आती है। तो ए की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, आर नॉट बाई के। डन। तो एक बात याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर में जो टाइम ऑफ कंप्लीशन रहता है वो इनफाइनाइट रहता है। क्या रहता है, इनफाइनाइट। डन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज इंक्रीज बाई 8 times of for a certain reaction, then rate of reaction becomes double, then what is the order of the reaction? तो यहाँ पे हमें रेट लॉ की याद आनी चाहिए। तो रेट लॉ ने बोला था किसी भी रिएक्शन के लिए जो रेट होता है वो रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर रहता है। तो अब ध्यान देते हैं, हुआ क्या कि जैसे ही सर मैंने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 8 times किया तो रेट सिर्फ 2 times ही बढ़ा। तो यानी जो नया रेट होगा उसको मैं 2R लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते सर। 2 times बढ़ा ना, पुराना रेट था ना, तो 2 times मतलब 2R हुआ। इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, के की वैल्यू तो के ही रहेगा। रेट 2 times बढ़ा, रेट कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आता अनटिल अनलेस आप टेम्परेचर में चेंज नहीं कर रहे हो। यहां क्या हो जाएगा, 8 times करने पे मेरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितने टाइम इंक्रीज किया, 8 times करने पे ये चेंज देखने को मिला। तो देखो अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो के 8 की पावर तो x ही रहेगी, a की पावर x रहा, ये मेरे पास, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 2R। ये सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है, दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूं। तो देखो k से k कट गया बेटा, r से r भी कट गया, कंसंट्रेशन रेज टू सम पावर x। सर ऐसे काट रहे हो तो x तो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा कैसे मिलेगा, क्योंकि 8 की पावर अभी भी x है कि नहीं है। तो देखो रेशियो क्या बना बेटा, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/8 की पावर x। अब आप देख के बताओ कि 8 की पावर x कब 2 के बराबर होगा। 8 की पावर x 2 के बराबर कब होगा, जब x क्या रहेगा, क्यूब रूट। क्या रहेगा, क्यूब रूट। सही है ना। 8 का क्यूब रूट करेंगे तो कितना आता है बेटा, कितना आता है, 2। दैट मीन्स 1/3। क्या हो जाएगा, 1/3। डन। तो ये केस का आंसर कितना रहेगा, 1/3। नेक्स्ट, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन हमें क्या चीज देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हमें यह बात पता होना चाहिए, किसी भी थर्मोडायनेमिक फंक्शन, चाहे वो डेल्टा एच दिख रहा हो या डेल्टा एस दिख रहा हो, उसमें आपके ऊपर नॉट नहीं लगा है। तो सर ये बचपन की पढ़ाई हमें याद आनी चाहिए, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है सर। नॉट के साथ भी होता है। नॉट ये बताता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन है, ऊपर जीरो नहीं लगा यानी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो क्या, तो ये होता है कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है। कितनी होती है, 0। तो यहां मैं जैसे ही 0 सब्सटीट्यूट करूंगा तो डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है, डेल्टा एच इक्वल्स टू टी डेल्टा एस। डेल्टा एच इक्वल्स टू टी डेल्टा एस। ये बात समझ आई कि नहीं। इसका सर और कोई एग्जाम्पल बताओ जो हम यूज करते हैं। तो आप बहुत प्यारा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एग्जाम्पल यूज करते हो, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू यूज करते हैं बेटा।
जब इक्विलिब्रियम आता है तो क्यूसी जो होता है वो केसी बन जाता है, बचपन की पढ़ाई क्यूसी क्या बन जाता है, केसी, कब, इक्विलिब्रियम। और डेल्टा जी की जो वैल्यू रहती है वो किसके बराबर हो जाएगी, 0। तो डायरेक्ट एक रिलेशन हमने देखा था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, सही है। और एल एन को लॉग में करेंगे तो 2.303 तो फ्री में आता ही आता है, डन। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू टी डेल्टा एस, दैट इज द बी ऑप्शन। ये बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। विच एब्जॉर्बेंट्स आर यूज्ड फॉर रिमूविंग मॉइस्चर एंड कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है, एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट्स में था, सिलिका एंड एल्यूमिनियम जेल को यूज करते हैं। दोनों बातें सही है, सिलिका और एल्यूमिनियम जेल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ही दे रखा है सी वाला, बोथ ए एंड बी आर यूज्ड, क्यों, वो रिमूविंग मॉइस्चर एंड कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी। एप्लीकेशन वाला पार्ट है डायरेक्टली एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन टू लाइन ही है, डन। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। What will be the change in absorption of a gas observed on utilization of Fe powder instead of Fe solid? अब अगर मेरे को एब्जॉर्प्शन कराना है, बोल रहा है वो कि सॉलिड की जगह मैं पाउडर फॉर्म वाला Fe लूंगा, तो क्या होगा, तो सर जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। तो आप खुद इमेजिन करो, किसी सॉलिड को क्रश करके उसे पाउडर फॉर्म में मैं बनाता हूँ तो सरफेस एरिया क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। सरफेस एरिया क्या करता है, इंक्रीज। क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना भी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो इसीलिए पाउडर स्टेट में ज्यादा एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है कंपेयर टू सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, इट इंक्रीजेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट्स इनटू कोलॉइड सॉल्यूशन इज नोन बाय विच प्रोसेस। तो ये हमें डायरेक्टली पता है, पेप्टाइजेशन प्रोसेस होता है। पेप्टाइजेशन के लिए हम लोग पेप्टाइजिंग एजेंट्स यूज करते हैं। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन वाली बात है। अगर मैं प्रेसिपिटेट्स को कोलॉइड्स में कन्वर्ट करूं, ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। और उसके लिए जो एजेंट यूज करा जाता है उसको पेप्टाइजिंग एजेंट बोला जाता है बेटा। नेक्स्ट, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज। अब देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मेटलर्जी हो गया, पी ब्लॉक हो गया, चाहे आपका डीएनएफ ब्लॉक हो गया या सरफेस केमिस्ट्री हो गया, आप उसकी लाइन टू लाइन को पढ़ो। देखो जितना आप पढ़ोगे ना उतनी चीज़ें आपको दिखेंगी और स्ट्राइक होंगी। अगर आप ये मानते हैं कि क्या पूरा याद करना है तो आपका मिसकंसेप्शन है। आप रीडिंग रखो, मैक्सिमम रीडिंग आपको क्वेश्चन बना के देगा। तो हमें ये पिग आयरन, कास्ट आयरन और मेलिएबल आयरन, देखो ऑप्शन में मैंने मेलिएबल आयरन दिया बेटा, क्या दिया है, मेलिएबल आयरन। अब मेलिएबल आयरन का नाम ही व्रूट्स आयरन रहता है। कौन सा आयरन, व्रूट्स आयरन। ये बात क्लियर है कि नहीं, हाँ। तो सर पिग आयरन तो पहले मिलता है, जिसके पास ज्यादा कार्बन कंटेंट इंप्योरिटीज रहती है, उसको मैं कास्ट आयरन में कन्वर्ट करता हूं। फिर कास्ट आयरन को सबसे प्योरेस्ट फॉर्म व्रूट आयरन में कन्वर्ट करता हूं, दैट इज मेलिएबल आयरन। तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कौन सा है बेटा, मेलिएबल या व्रूट आयरन। ये बात क्लियर है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल पेयर्स कैन बी प्योरिफाइड बाय वैन आर्कल मेथड। तो हमें पता है कि ZR, जिरकोनियम एंड टाइटेनियम को हम यूज करते हैं प्योरिफिकेशन के लिए। करा क्या जाता है, उसको जिरकोनियम आयोडाइड बनाया जाता है, उसके बाद उसको टंगस्टन पे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करा जाता है तो टंगस्टन पे डिपॉजिट हो जाता है। कौन डिपॉजिट होता है, प्योर मेटल। तो वो वैन आर्कल मेथड से मैं कौन से मेटल्स को यूज करता हूं, ZR और जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन बेटा हमें पता होनी चाहिए। तो देखो बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ P4O10 विथ वाटर इज। देखो एनसीईआरटी में वो ऑर्थोफॉस्फोरिक सब के बारे में, उसके स्ट्रक्चर, कितने OH बॉन्ड है, सब ध्यान दे रहे हैं। बट इस बात पे भी ध्यान दो कि वो प्रिपेयर कैसे होते हैं। उसी कॉलम में लास्ट जो रहता है वो प्रिपरेशन पे डील करता है। तो मैं P4O10 को वाटर के साथ रिएक्शन करूंगा तो P4O10 को जैसे ही मैं वाटर के साथ रिएक्शन करता हूं मेरे पास H3PO4 मिलता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड मिलता है। डायरेक्ट प्रिपरेशन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में से लाइन उठाई गई है। तो क्या हो जाएगा, H3PO4। आपको हर लाइन में आपने स्ट्रक्चर के लिए मेहनत करी है तो बेटा एक बार प्रिपरेशन भी देख लेना। एक टेबल को बना के ही चिपका दो अपने घर के सामने नोटबुक में, सही है, या तो अपने स्टडी टेबल के सामने, ठीक है। ये बहुत काम की चीज है, इस पे से क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट,
लिक्विड ऑक्सीजन पोजेसेस, कौन सा कलर रहता है? डायरेक्टली फेंट ब्लू कलर रहता है, ठीक है। लिक्विड ऑक्सीजन का डायरेक्ट कलर क्या रहता है? फेंट ब्लू। नंबर ऑफ SO बॉन्ड प्रेजेंट इन H2S2O8, तो पहले तो H2S2O8 का नाम क्या रहता है? तो पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है? S डबल बॉन्ड हो, यहाँ O आ जाता है, S डबल बॉन्ड हो, यहाँ क्या बचा बेटा? 2 हाइड्रोजन बचे और कितने ऑक्सीजन होते हैं? 8 होते हैं। सर कितने लगा दिए आपने? 1 2 3 4 5, कितने लगा दिए? 5। सर स्ट्रक्चर में, हाँ स्ट्रक्चर में ऑक्सो पर ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन का लिंकेज होगा, O का लिंकेज रहेगा। 6 हो गया, यहाँ OH आ गया और यहाँ क्या आ गया? OH। तो टोटल कितने? S डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 4। डन, इसको नोट कर लो। H2S2O8 को क्या बोला जाता है? पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ये बात क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फरस एसिड? तो सबसे पहले बेसिसिटी क्या होता है? तो देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसीलिए आपको याद रहेगा। जो ऑर्थोफॉस्फरस एसिड्स में बेसिसिटी का मतलब ये होता है कि कितने H+ डोनेट कर सकता है? सर बेसिसिटी तो OH- नहीं होती, नहीं। बेसिसिटी का मतलब होता है कि एक एसिड टोटल कितने H+ को डोनेट कर सकता है, उसी चीज को हम बेसिसिटी बोलते हैं। ये बात सही है कि नहीं? कंफ्यूजिंग है इसीलिए याद रहेगा। अब कौन से H+ लिबरेट होते हैं? वो H+ लिबरेट होते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? फॉस्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। स्ट्रक्चर में हमने देखा है, पढ़ा है ना, कि कुछ हाइड्रोजन P के साथ भी जुड़े रहते हैं। तो अब ऑर्थोफॉस्फरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H3PO3 होता है। क्या होता है? H3PO3 होता है। तो सबसे पहले H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। तो जब हमें फॉस्फोरस के एसिड्स का स्ट्रक्चर बनाना रहता है ना, तो एक थंब रूल हमेशा याद रखना, फॉस्फोरस और एक डबल बॉन्ड हो तो बना दो। पहली फुर्सत में फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड तो बना दो। अब जितने ऑक्सीजन बच गए उतने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो। 3 थे, 3 में से एक तो पाई बॉन्ड O बनने में गया, बचे कितने ऑक्सीजन? 2। तो सर बारी बारी 1 OH 2 OH। सर 1 H बच गया, हाँ तो वो H किसके साथ लगा देंगे? फॉस्फोरस के साथ। डन। तो अब मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तभी तो वो H+ के फॉर्म में टूटेगा। तो ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 2। यानी जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो टोटल कितने H+ निकलेंगे? 2। यानी इसकी बेसिसिटी कितनी होगी बेटा? 2। बेसिसिटी मतलब OH- नहीं, एसिड कितने H+ डोनेट करता है उसी चीज को क्या बोला जाता है? बेसिसिटी। ये बात क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट आ जाओ बेटा, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। तो आप देख पा रहे होगे कि ये सारे के सारे 3D सीरीज के एलिमेंट्स मेटल्स हैं। तो हमने 3D सीरीज में एक बात पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो सुन लो, ठीक है। 3D सीरीज में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वेरिएशन उतना प्यारा नहीं दिखता जितना बाकी कंपाउंड्स या बाकी ब्लॉक्स में दिखता है। यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन ये आता है कि सबसे पहले तो जब आप 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपका जो आयनिक रेडियाई होता है ना वो डिक्रीज करता है। क्या करता है बेटा? डिक्रीज करता है। फिर थोड़े टाइम के लिए वो कांस्टेंट रहता है। अब कांस्टेंट रहना ये नहीं मतलब होता है कि 3 मेटल्स या 2 मेटल्स का आयनिक रेडियाई सेम हो जाए। कांस्टेंट का मतलब उनका एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज ना के बराबर रहता है। जैसे एक 150 हो गया तो दूसरा 180 नहीं देखने को मिलेगा, 153 देखने को मिलेगा, 154 देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होता है? आयनिक रेडियाई बढ़ जाता है। आयनिक रेडियाई क्या होता है? बढ़ जाता है। तो यहां पे जब वो डिक्रीज कर रहा होता है तो Z इफेक्टिव डोमिनेटिंग रहता है बेटा। कौन डोमिनेटिंग रहता है? Z इफेक्टिव। जब वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है तो Z इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट वो सेम रहता है। जब एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू Z इफेक्टिव से ज्यादा होती है। समझ आ रही है बेटा बात? डन। तो अब हम ध्यान से पहचानते हैं। तो मुझे पता है कॉपर और जिंक ये तो 3D के लास्ट वाले हैं,
तो लास्ट वाले में तो जो एकदम लास्ट आता है उसका रेडियाई ज्यादा, और जो बी पहले आ जाए तो मुझे पता है जिंक तो सबसे लास्ट है, फिर कॉपर, कॉपर जिंक, कॉपर जिंक, तो कॉपर का जो रेडियाई रहेगा वो छोटा रहेगा कंपेयर टू जिंक। और 3D जहां से स्टार्ट होता है, बेटा एक बात याद रखना, जहां से स्टार्ट होता है ना उनका रेडियाई बड़ा ही रहता है पीछे वालों, लेटर पार्ट वालों से। तो मुझे पता है टाइटेनियम पहले आता है, फिर वेनेडियम आता है, तो मेरे पास सीरीज क्या हो जाएगी बेटा, Ti, V, Zn और Cu। और एक और इंटरेस्टिंग बात याद रखना, चार्जेस सेम है इसीलिए हम देखें, चार्जेस अलग होता है तो कुछ और कंसेप्ट हमें देखना पड़ता है, ये बात क्लियर है। तो इस फिनोमिना को आप नोट कर लेना, ये डायरेक्टली काम की चीज है अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के लिए। डन, आगे बढ़ते बेटा। स्टेट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ पायरोलुसाइट, ठीक है। तो हमने ये डायरेक्टली पोटेशियम पर मैग्नेट बनाने के लिए हम इसी चीज का यूज करते हैं बेटा, MnO2, MnO2। पहले पोटेशियम पर मैग्नेट बनाने के लिए पहले पोटेशियम मैग्नेट बनता था, फिर वो डिस्प्रपोर्शनेट होके क्या बनता था, पोटेशियम पर मैग्नेट आयन बनता था। तो पायरोलुसाइट मतलब होता है MnO2। डन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। IUPAC नेम ऑफ दिस, तो ये आपको कंपाउंड दे रखा है, ठीक है। अब आप पहले तो पहचानो क्या कोई काउंटर आयन है, तो काउंटर आयन का मैंने आइडेंटिफिकेशन आपको ऑलरेडी बता रखा है। स्पीयर के जो बाहर रहता है उसको हम काउंटर आयन बोलते हैं, स्पीयर के जो बाहर रहता है उसको क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। तो सर कोई काउंटर आयन नहीं है, तो यानी डायरेक्टली लिगेंड्स का नाम चालू करते हैं। तो वो काउंटर आयन ना होने की वजह से क्या होता है, आप प्लेटिनम का नाम एज इट इज लगते हो, वरना प्लेटिनेट लिखते हैं। एनायनिक पार्ट होता तो हम क्या लिखते हैं, प्लेटिनेट लिखते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला काउंटर आयन पहचानना जरूरी है। आगे आ जाओ, लिगेंड्स है सर, लिगेंड्स में NH3 है, NH3 मतलब अमाइन। Cl है सर, Cl मतलब क्लोराइड नहीं, क्लोरिडो। NO2 है सर, NO2 बहरूपिया है, एम्बिडेंट लिगेंड की फैमिली में काउंट करता है। एक ऐसे लिगेंड्स जो चाहे तो नाइट्रोजन से भी मेटल को डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन के साथ भी। सर तो एसओ का नाम क्या कैसे करेंगे, तो नाम करने में कोई दिक्कत ही नहीं है सर। NO2 का खुद का नाम नाइट्राइट है, ई हटा के क्या लगा देना है, ओ, नाइट्रीटो। नाइट्रीटो जब मैं लिगेंड का नाम दूंगा, अगर N वाला पार्ट जुड़ा है तो नाइट्रीटो N लिखेंगे, और अगर O वाला पार्ट जुड़ा है तो नाइट्रीटो O लिखेंगे। सही है बेटा, तो अब ध्यान से देखते हैं। नाइट्रीटो है, N भी है, बहुत अच्छा लग रहा है। डाईअमाइन, और सारे लिगेंड्स कैसे लिखे जाते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सर NH3 कितना है, अमाइन नाम बोला ना सर आपने, तो डाईअमाइन तो हो गया, डाईअमाइन तो हो गया। फिर आगे आ जाओ, Cl, क्लोरिडो, ABC, तो क्या हो जाएगा, क्लोरिडो का एक ही है तो क्लोरिडो। सर N, नाइट्रीटो कितने हैं सर, एक ही है, तो क्या लिखा जाएगा, नाइट्रीटो, और ऐसे दिखाया जाएगा N। सारे लिगेंड्स का नाम अल्फाबेटिकली लिख दिया। उसके बाद हमारे मेटल की बारी आती है, प्लैटिनम, प्लैटिनम। सही है बेटा, फिर फाइनली उसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है तो भैया जिसका ढूंढना है उसको क्या मान लेते हैं, X। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, 0 × 2 करेंगे। Cl, क्लोरीन, क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है, -1, प्लस नाइट्राइटो, नाइट्रीटो, उस पे चार्ज कितना होता है, -1, ओवरऑल चार्ज मॉलिक्यूल पे 0, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। रोमन न्यूमरल्स में 2 लिख देना है। तो ध्यान से देखो, डाईअमाइन, क्लोरिडो, नाइट्रीटो एंड प्लैटिनम 2, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, C वाला। डन, नेक्स्ट आगे बढ़ते। तो व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ K4NiCN4। तो इसको थोड़ा सा लेंदी वे में अप्रोच करेंगे, बट एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको इस क्वेश्चन के थ्रू बहुत ही अच्छा सीखने को मिलेगा। अच्छे से भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। तो देखो, पहले तो मुझे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम ढूंढेंगे तो पूरे स्पीयर पे चार्ज पता होना चाहिए। तो पूरे स्पीयर पे चार्ज -4 हो गया। कैसे -4, एक पोटेशियम +1 तो 4 + 4, ये +4 तो वो -4, पूरा -4 स्पीयर पे। निकल और CN4 है। अब निकल का चार्ज ढूंढना है तो उसकी वैल्यू क्या रखेंगे, X। जिसका ढूंढना उसे X रखा जाता है। एक CN पे -1 × 4, ओवरऑल चार्ज -4, यानी X की वैल्यू 0 आ गई। निकल अगर 0 स्टेट में है, ध्यान से देखना, ग्राउंड स्टेट में ही प्रेजेंट है, यानी आप उसका कोई भी इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं रहे, तो निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। दैट इज आर्गन तो आपका 18 तक का काम कर जाता है, 4s2 और 3d8 हो गया।
4s2 और 3d8। यहां आपका ट्विस्टिंग वाला पॉइंट होगा। वीबीटी में हमने घर बनाने सीखे, सही है, हम बनाते थे 3D का घर, फिर हम बनाते थे 4s का घर, फिर हम बनाते थे 4p का। 4p से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो यहीं पर ही सेट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो 3d8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। सर हाइब्रिडाइजेशन तो कैसे करेंगे सर, क्योंकि लिगेंड तो खाली घरों को भरना चालू करते हैं, आधे घरों को कभी भी लिगेंड्स नहीं भरते। लिगेंड्स हमेशा मेटल के खाली ऑर्बिटल्स को भरते हैं, खाली घरों को भरेंगे। तो ध्यान से देखो यहाँ पे नेचर ऑफ लिगेंड अपना रोल प्ले करेगा। CN जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होता है ना, पंडित की तरह काम करता है। जो कुंवारे रहते हैं ना उनका जोड़ा बना देता है। तो अगर आप देखो तो यहाँ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 2 पेयर्ड, मतलब एक पेयर है। तो करेगा क्या ये, जो भी पेयर्ड वाले होते हैं ना वो 4s से आ जाएंगे किसमें बेटा, 3D में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे, 3D में। तो 4s का पूरा घर खाली और पेयरिंग हो गई। पेयरिंग क्यों हो पाई, क्योंकि मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट था। कौन प्रेजेंट था बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, SFL। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट नहीं होता तो पेयरिंग नहीं होती। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यानी पंडित अनपेयर्ड की पेयरिंग करवाएगा, जो लोग जोड़े हैं और जो नहीं है तोड़ के फिर से जोड़ा बनाएगा। सिंपल सी बात है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। 4s पूरी तरीके से खाली हो गया। अब आप भरना चालू करोगे तो आपको कितने लिगेंड्स दिए गए हैं, 4 लिगेंड दिए गए। तो आप एक एक करके 1 2 3 और 4, तो टोटल कितने घर भरे, 4। कौन से भरे, S का 1 P का 3, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। sp3 के लिए जो शेप रहता है वो टेट्राहेड्रल रहता है बेटा। कौन सा शेप रहता है, टेट्राहेड्रल। वहीं पे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दूसरे अगर हम बात करेंगे तो dsp2 बन सकता था हाइब्रिडाइजेशन, dsp2। अगर dsp2 बनता है तब शेप होता है स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। तो हमारा आंसर इस केस में क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, दैट इज सी ऑप्शन। डन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स CO कार्बोनिल, सही है, लिगेंड एक्ट एज अ ब्रिजिंग लिगेंड। बेटा ये बहुत अंडररेटेड चीज है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये वाला पोर्शन सिनर्जिक बॉन्डिंग वाला और ये स्ट्रक्चर वाला बहुत अंडररेटेड चीज़ है। तो आप बहुत टाइम से एग्जाम्स में ये पाओगे, अच्छे लेवल के एग्जाम्स में इनमें से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। आपको इन्हीं लोगों के स्ट्रक्चर्स NCERT में बना के दिए गए हैं। ब्रिजिंग लिगेंड की तरह काम करना मतलब ब्रिज बना रहा है, दोनों मेटल्स के बीच में ब्रिज बना रहा है। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग हमारे आंसर के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो CO2 CO6 जो रहेगा ना ब्रिजिंग लिगेंड की तरह काम करेगा। आपको कैसे पता सर, यार स्ट्रक्चर यह है, पता है या तो यार आपको भी, आप भी कर लोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। तो देखो CO और CO के बीच में, अब कंफ्यूज मत हो ना सर, ये भी CO वो भी CO। सर वो छोटा O है कोबाल्ट है और वो बड़ा O है कार्बोनिल है, वो लिगेंड है, ठीक है। फिर यहाँ पे C कैपिटल O, यहाँ कैपिटल O, ये ऐसे ब्रिज बनाया। कितने यूटिलाइज हो गए अभी तक, 2। फिर आ जाओ नेक्स्ट, ये कौन जुड़ेंगे, कैपिटल C कैपिटल O कैपिटल C कैपिटल O कैपिटल C कैपिटल O कैपिटल C कैपिटल O। ये डायरेक्टली आपको दिखना चाहिए। इसी केस में कार्बोनिल ब्रिजिंग लिगेंड्स की तरह काम करता है। ये बात क्लियर है। डायरेक्ट बहुत अंडररेटेड चीज है। अंडररेटेड चीजों से आने की पॉसिबिलिटीज हमेशा बड़ी ही रहती है। ये बात क्लियर है। यहाँ पे आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP वाला शेप देखने को मिलेगा। TBP वाला कैसे देखने को मिलता है बेटा, FE ऐसा रहेगा, ऐसे 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 और ऊपर नीचे। ये बात क्लियर है। Mn2CO में, CO10 में क्या होगा, Mn के बीच में होगा, इधर 5 इधर 5। उधर कोई ब्रिजिंग लिगेंड नहीं है, इसीलिए वो केस नहीं है। यहाँ भी कोई ब्रिजिंग, यहाँ तो ब्रिजिंग हो ही नहीं सकता। ब्रिजिंग कब होगा, ब्रिज कब बनेगा, जब 2 मेटल होंगे। सर Fe में तो 2 मेटल ही नहीं है, Mn में तो 2 मेटल तो है। Cr सर यहाँ भी नहीं होगा। सर ये इसका शेप क्या होगा, 6 आया ना अभी, इससे पहले क्वेश्चन देखा, टेट्राहेड्रल शेप। 6 में टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल शेप बनता है। ऑक्टाहेड्रल कैसा दिखेगा, ऐसे स्क्वायर बेस रहेगा, एक ऊपर और एक नीचे। ये क्रोमियम मेटल है। कौन सा मेटल है, क्रोमियम मेटल है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं बेटा, समझ गए। तो इस केस का आंसर क्या होगा, CO2 CO होल 6।
वो CO कोबाल्ट का, वो CO किसका, कार्बोनिल का, छोटा हो बड़ा हो का डिफरेंस। डन। नेक्स्ट आ जाओ, CH3 Br। सर नाई, जब जब नाई आता है, जब जब नाई आता है आपको फिंकलस्टीन का ध्यान आना चाहिए। किसका आना चाहिए, फिंकलस्टीन। ये हेलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन है, SN2 का एग्जाम्पल होता है। करना कुछ नहीं है, जिस भी कार्बन से हेलोजन जुड़ा है ना वहां पे नाई में से आई को उधर ले जाके जोड़ दो बेटा, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और आई आके जुड़ जाएगा। सही है बेटा। आयोडो इथेन बोलेंगे। इथ क्यों बोले, क्योंकि दो ही कार्बन है। आयोडो मीथेन, सर नंबर ऑफ कार्बन कम या बढ़ते नहीं है, प्रोपेन में नहीं होगा, ब्यूटेन में नहीं होगा, आयोडो इथेन होगा। सर नाई आता है ना, नाई 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 जब भी आए ना तो फिंकलस्टीन रिएक्शन आपके ध्यान में आना ही आना चाहिए। ये बात क्लियर है कि नहीं। डन। नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस। तो बेटा ये वाला पार्ट भी आपका बचपन का थोड़ा नॉलेज है, या आते हैं गुच्छेट लेवल पे, तो हम इनको देख लेते हैं। RS कॉन्फ़िगरेशन को असाइन करना। तो सबसे पहले तो ऐसे टाइप के कंपाउंड में ना कायरल सेंटर कार्बन ढूंढा करो। तो सर कायरल सेंटर की डेफिनेशन क्या होती थी, ऐसा कार्बन सेंटर जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग एटम से सेटिस्फाई हो रही है। CH3 अलग है किससे, H से अलग है। H किससे अलग है, Br से अलग है। और ये नीचे वाला तो पूरा ग्रुप ही अलग अलग है। तो यानी ये वाला जो मैंने मार्क करा इसको C1 मार्क कर लेते हैं। नॉमेनक्लेचर में देखने जाएंगे तो 1 2 है, तो ये C2 हो जाएगा। ठीक है, नंबरिंग के हिसाब से तो 2 है। सही है ना। तो ये कायरल है। अब कायरल सेंटर पे जितने भी ग्रुप्स जुड़े रहते हैं ना, उनको प्रायोरिटी ऑर्डर में सेट करते हैं। प्रायोरिटी किस बेसिस पे ले सर, तो एटॉमिक मास के बेसिस पे ले सकते हो आप। तो देखो ब्रोमीन Br और जुड़ा CH3 का C ही एटम है, तो Br C और H, और ये पूरा एक बल्की ग्रुप है। तो आप प्रायोरिटी में सेट कर पा रहे हो बेटा, ब्रोमीन का एटॉमिक मास सबसे ज्यादा होगा। जो डायरेक्टली जुड़ा है उसको देखना है। H3 जुड़ा नहीं है कार्बन से, C जुड़ा हुआ है, तो पहली प्रायोरिटी ब्रोमीन को मिली। दूसरी प्रायोरिटी, सर यहां भी C है यहां भी C है, कंपटीशन तो बराबर हो गया। तो नेक्स्ट वाले एटम को देखते हैं। CH3 का नेक्स्ट एटम कौन है, हाइड्रोजन है, पर यहां क्या है, जो मन करे वो ले लेते सर। Br भी बोलो, H तो बोलने का कोई मतलब नहीं है, C से C ही जुड़ा है, तो सेकंड प्रायोरिटी में ये आ जाएंगे। ये पूरा ग्रुप, ये कार्बन सेकंड प्रायोरिटी का आ गया। थर्ड प्रायोरिटी आपको समझ आ गई, CH3 वाला थर्ड प्रायोरिटी हो जाएगा, और फोर्थ प्रायोरिटी पे हाइड्रोजन एटम आएगा। 4 ही प्रायोरिटी असाइन होगी। क्यों 4 प्रायोरिटी, बिल्कुल सही, क्योंकि सर कार्बन 4 ही वैलेंसी बनाता है ना, तो 1 2 3 में सेट करना है। और वो प्रायोरिटी किस बेसिस पे होनी चाहिए, एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। अब रूल ये बोलता है, अगर आप 1 2 और 3 की डायरेक्शन में मूव करते हो, 1 2 और 3 की डायरेक्शन में मूव करते हो और क्लॉकवाइज मूव करते हो, कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। 4 बीच रास्ते में आ रहा है, उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मूव 1 2 3 की डायरेक्शन में करना। अगर क्लॉकवाइज मूव करते हो तो कॉन्फ़िगरेशन R रहता है। अगर 1 2 3 मूव करते हो और अगर एंटी क्लॉकवाइज आपको घूमना पड़ रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल S रहता है। क्या रहता है, कैपिटल S। अब ये दोनों क्राइटेरिया के लिए एक बात फिक्स होनी चाहिए, फोर्थ प्रायोरिटी वाला जो एटम है ना, फोर्थ प्रायोरिटी वाला एटम या तो ऊपर रहे या तो नीचे रहे, अगल बगल से काम चलने वाला नहीं है। तो सर अगर अगल बगल रहेगा तो उल्टा मतलब अगर 1 2 3 घुमा और अगर क्लॉकवाइज आया, क्या आया, क्लॉकवाइज आया, तो वो R ना होके क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। R ना होके क्या हो जाएगा, S। और अगर 1 2 3 घुमा और एंटी क्लॉकवाइज आया बेटा, कौन सा डायरेक्शन आया, एंटी क्लॉकवाइज आया, तो वो S ना होके क्या हो जाएगा, R। ये प्रायोरिटी कब होगी, ऐसा कब देखेंगे, जब फोर्थ प्रायोरिटी वाला एटम, जो भी एटम हो, वो अगल बगल पे प्रेजेंट हो। तो ध्यान से देखते हैं। ठीक है, बहुत खिचड़ी बन गई है। अब खिचड़ी को थोड़ा मैं तो इरेज कर सकता हूँ, आप भी कंसेप्ट के हिसाब से देखेंगे हम लोग, तो थोड़ा सा इसको सुंदरता से देखते हैं, सुंदरता से। सही, सुंदर चीज़ वैसे भी देखने में मज़ा आता है। Br1 सेकेंड प्रायोरिटी वाला ये, थर्ड प्रायोरिटी वाला ये, फोर्थ प्रायोरिटी वाला ये, घूमना कहाँ है, 1 2 3, 1 2 और 3, कैसे घड़ी कैसे घूमी है, क्लॉकवाइज। R होता कब, जब फोर्थ वाला ऊपर नीचे होता, पर फोर्थ वाला ऊपर नीचे है क्या,
अगल बगल है, तो अगल बगल है और क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, एस। तो यानी ये सेकंड वाले का तो 2 का क्या बनेगा, एस बनेगा। देखो बेटा कौन सा ऑप्शन रह रहा है, 2s, सही है, ये भी 2s है। देखते हैं आगे, देखते हैं ये नेक्स्ट। अब इस कायरल कार्बन पे आ जाओ, ये बात क्लिक हुई कि नहीं, ठीक है। इस कायरल कार्बन पे आ जाओ, तो इस कायरल कार्बन पे भी फटाक प्रायोरिटी बतानी है। Br फर्स्ट प्रायोरिटी। सर ये पूरा ग्रुप, इसके लिए तो अब ये पूरा ग्रुप हो गया ना, तो ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी, ये फोर्थ वाला। सर फोर्थ वाला अभी भी अगल बगल में घूमना कैसे है बेटा, 1 2 3 की डायरेक्शन में 1 2 3 घूम रहे हैं। ये कौन सी घड़ी कैसे ऐसे घूम रही है, यानी ये क्लॉकवाइज ही हुआ ना। क्लॉकवाइज तो है आर आता, बट कब आता, जब फोर्थ वाला ऊपर नीचे होता। अगल बगल में तो क्या रहेगा, एस ही रहेगा। तो 2 वाला भी ऐसे और 3 वाला भी ऐसे। बेटा कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। ऐसे क्वेश्चंस आते 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 ही है गुड सेट लेवल पे, तो इसको अच्छी तरह से फिल्टर कर लो और आगे वाली सीरीज में भी हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। ये बात क्लियर है थ्रू आउट, ठीक है। नेक्स्ट पेपर में भी लेके आएंगे ऐसा क्वेश्चन। आगे बढ़ते बेटा, क्या दिया है, CH3 CH2 Cl सोडियम ड्राई ईथर। रिएजेंट, ऑर्गेनिक में रिएजेंट देख के पहचानना रिएक्शन कहाँ बढ़ेगी। बेटा बिल्कुल सही, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो वुड्स की याद आनी चाहिए। वुड्स बोला था शेयर मार्केट में ही 1 का 2 नहीं होता, ऑर्गेनिक में भी 1 का 2 होता है। तो वुड्स वही काम करता था, नंबर ऑफ कार्बन को 2 टाइम्स करने का काम करता था। याद करो, RX को सोडियम के साथ रिएक्शन करते थे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो वुड्स रिएक्शन होता था। अगर यहीं पर ही सोडियम की जगह मैग्नीशियम लेते ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना था, RMgX बना था। पर ये 1 का 2 करता, और 1 का 2 कैसे करते हैं, जिस भी कार्बन से हेलोजन जुड़ा रहता है ना बेटा, उसका ही मिरर इमेज उधर बना देना। तो देखो CH3 CH2 आपके अगर केस में दे रखा है और इस रिएजेंट से पहचाना कि वुड्स रिएक्शन लगना है, तो इसके अबाउट मिरर इमेज बताओगे, हेलोजन को हटा देने का, हेलोजन हटा दो तो CH2 CH3 मिल गया बेटा, CH2 CH3 मिल गया। हाइड्रोकार्बन मिला, नंबर ऑफ कार्बन 2 टाइम्स हो गए। कन्वर्जन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है 1 2 3 4, 4 कार्बन यानी ब्यूट। ब्यूट का एक ही दिख रहा है, एन तो होता ही है क्योंकि सबके बीच में कौन सा बॉन्ड है बेटा, सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन हो जाएगा। ये बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच इज हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन बेटा, इसको शॉर्ट में HVZ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HVZ। हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन कौन है इनमें से, तो हेल-वोलार्ड जेलिंस्की की कंडीशन याद करो। अगर मुझे हेलोजिनेटेड कार्बन चाहिए, हेलोजिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, हेलोजिनेटेड क्या चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, उस टाइम पे मैं HVZ रिएक्शन लगाता था कि मेरे पास अगर कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कंडीशन ये रहती है कि कार्बोक्सिलिक फैमिली में मैंने आपको पहले भी बताया है कि कार्बोनिल कार्बन से सीधा जुड़ा हुआ कार्बन ही अल्फा कार्बन कहलाता है। उस अल्फा कार्बन के पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए। लेट्स से एसिटिक एसिड ले लेते हैं। अब इसको मैं X2 के साथ रिएक्शन करता हूं रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, तो डायरेक्टली अल्फा कार्बन का वो हाइड्रोजन हटता है। किसके लिए हटता है, जो भी हेलोजन आपको लाना है उसके लिए हटता है। ये बात क्लियर है कि नहीं। और सब्स्टिट्यूशन हेलोजन का हमेशा कौन से कार्बन पे होता है, अल्फा कार्बन। कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, कीटोन, सबके लिए अल्फा कार्बन क्या होता था, कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन को ही कौन सा कार्बन बोलते थे, अल्फा कार्बन। तो यहां क्या बन जाएगा, CH2X CO पाई और OH। CO पाई OH तो किसका प्रेजेंस बता रहा है, कार्बोक्सिलिक का। डन, आपको बहुत प्यार से दिख रहा होगा, पहला वाला ही आंसर होगा। कार्बोक्सिलिक फैमिली से जो पहला कार्बन जुड़ा है उसी को अल्फा कार्बन बोलते हैं। उसके पास एक नहीं 2 हाइड्रोजन है, हमें तो एक का ही काम है, वो हाइड्रोजन हटेगा उसकी जगह हेलोजन आ जाएगा, X2 रेड फॉस्फोरस फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। पहला केस हो गया बेटा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द X इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें X आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले आपको रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए। OH अल्कोहल, CHO में कन्वर्ट हो रहा है। CHO का मतलब होता है बेटा एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड। OH मतलब कौन सा ग्रुप होता है बेटा, अल्कोहल। सर एक रोड मैप आपने तैयार करवाया था, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक। तो क्या ये अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड में नहीं जा रहे, बिल्कुल जा रहे।
डायरेक्ट सी बात होती थी, हम दो तरीके के एजेंट्स यूज करते थे, या तो पीसीसी या तो क्रोमिक ऑक्साइड CrO3, एनहाइड्रस CrO3, Na2Cr2O7 और KMnO4 भी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट वो बहुत तगड़े वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो हमारे एल्कोहल को 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में नहीं रखेंगे, डायरेक्टली बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे ना बेटा, तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्या मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए? नहीं, CHO चाहिए। सर ये कौन सा रिएजेंट है? ये भी तो CrO3 है, सही है, बट H2SO4 है। याद करो, इसका नाम बहुत अच्छा है, जोन्स रिएजेंट। हम लोग कार्बोक्सिलिक में देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक में 1 डिग्री एल्कोहल को क्रोमिक ऑक्साइड H2SO4 के प्रेजेंस में करते हैं तो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होता है। डन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? PCC। डन, pyridinium chlorochromate। ओके, आगे बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल इजीली अंडरगो डिहाइड्रेशन? इजीली, आसानी से डिहाइड्रेशन। सर डिहाइड्रेशन मतलब हमारा काम क्या है सर? डिहाइड्रेशन में पानी निकालना। सर क्या निकालना? पानी निकालना हमारा काम, मतलब हम सबका, ठीक है, क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में वाटर रिमूव करना होता है। अब डिहाइड्रेशन जो रहता है ना बेटा, वो एल्कोहल्स में देखने को मिलता है, सही है कि नहीं? बिल्कुल सही बात बोली सर आपने, बिल्कुल सही बात बोली। तो अब डिहाइड्रेशन रिएक्शन दिखती कैसे है? तो जिस कार्बन से OH जुड़ा रहता है उसको तो अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा बोलते हैं। तो जब मैं डिहाइड्रेशन करता हूं तो अल्फा से OH और बीटा से H चला जाता है और डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। बट सर ये क्या इतना इजी प्रोसेस है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये डिहाइड्रेशन कार्बोकैटायन के थ्रू होता है। रिएक्शन में एनसीईआरटी ने मैकेनिज्म दे रखा है बेटा, जिस चीज का उसने मैकेनिज्म दे रखा है ना, उसको तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेना। क्यों? क्योंकि वो मैकेनिज्म के बेस पे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है वो। तो कार्बोकैटायन बनता है उस मैकेनिज्म में, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। यानी वो एल्कोहल सबसे पहले डिहाइड्रेशन करेगा। देखो कार्बोकैटायन कब बनता है? जब OH ग्रुप जाता है। OH जाएगा तो ऑक्सीजन माइनस रखेगा तो कार्बन पे क्या लेके आएगा? प्लस। तो मैकेनिज्म दिख जाए ना, जहां जहां बहुत इक्के दुक्के चिक्के, इतने ही आपको मैकेनिज्म दिए गए हैं, बस उन्हीं को हमें पहचानना है। कार्बोकैटायन कौन से डिग्री ऑफ एल्कोहल डिहाइड्रेशन का ऑर्डर क्या रहता है बेटा? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो यहां से मुझे 3 डिग्री पहचानना है। सबसे अच्छा तो 3 डिग्री डिहाइड्रेशन करेगा। डायरेक्ट पहचानने का मतलब क्या होता है? प्रोपेन 2 ऑल है, 2 मतलब अगल बगल कार्बन होंगे और 2 पे ही 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो कितने डिग्री का बन गया बेटा? 3 डिग्री का। सही है। यहाँ पे ये 3 मिथाइल है, 3 मिथाइल है, 2 ब्यूटेनॉल है, एल्कोहल है पर 2 डिग्री का ही होगा। कितने डिग्री का? 2 डिग्री का। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ये बात क्लियर है कि नहीं बेटा? तो जहां मैकेनिज्म आता है वहां ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। कंसेप्ट बनाना है हमें, कंसेप्ट रटना नहीं है। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है, कार्बोकैटायन बनता है, दिखाया है उन्होंने, मतलब बनता है। अब कार्बोकैटायन की डिग्री का ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो कौन सा एल्कोहल डिहाइड्रेशन सबसे आसानी से करेगा? जिसकी डिग्री 3 डिग्री है। सर स्ट्रक्चर बना के बताओ ना। प्रोपेन, ठीक है, 2 ऑल, OH है और 2 पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। तो ध्यान से देखो, जिस कार्बन से OH जुड़ा है उससे सीधे सीधे कितने कार्बन जुड़े हुए? 3, इसीलिए कितने डिग्री का एल्कोहल हो गया? 3 डिग्री का एल्कोहल। ठीक है, डिग्री कभी भी एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल में बनाना होता है, बताना है बेटा। तो जिस कार्बन से OH या हेलोजन जुड़ा है ना, उससे सीधे सीधे कितने कार्बन जुड़े हैं वो डिग्री ऑफ एल्कोहल बताता है। डन। नेक्स्ट आगे बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स मिल्की वाइट सॉल्यूशन विथ लूकास रिएजेंट? तो बेटा लूकास रिएजेंट के साथ कौन सा कंपाउंड मिल्की वाइट सॉल्यूशन देता है? तो लूकास रिएजेंट डिग्री ऑफ एल्कोहल पहचानने के काम आता है। अब हमें पता है कि डिग्री ऑफ एल्कोहल में सबसे पहले कौन रिएक्शन करता है? 3 डिग्री एल्कोहल तुरंत बनाता है, फिर 2 डिग्री एल्कोहल थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा टाइम। 3 डिग्री एल्कोहल लूकास रिएजेंट। लूकास रिएजेंट मतलब क्या होता था बेटा? ZnCl2 प्लस कॉन्क HCl के मिक्सचर को ही हम क्या बोलते थे? लूकास रिएजेंट बोलते थे। HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? लूकास रिएजेंट। और वो डिग्री ऑफ एल्कोहल के लिए काम आता था। तो 3 डिग्री एल्कोहल तुरंत हमें व्हाइट कलर का मिल्की सॉल्यूशन दे देता था। 1 डिग्री ट्रिब्यूटरी बनती थी। 2 डिग्री और 1 डिग्री तो दूर दूर तक नहीं देता था। ये बात क्लियर है? 2 डिग्री में थोड़ा टाइम लगता था।
ये बात क्लियर है। तो अब देखो हमें आइडेंटिफाई करना है, तो आप क्लियरली देख पा रहे होगे कि बहुत इजीली दे रहा है, गिव्स मिल्की, तुरंत दे। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल कितने डिग्री का हो गया बेटा, 3 डिग्री का हो गया। तो इस केस में भी आंसर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री वाला, दैट मीन्स 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। डन। नेक्स्ट, क्यूमीन का O2H2OH प्लस, आंसर बताना। डायरेक्ट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यूमीन है ना, किसी का घर का नाम है, जैसे आपका सोनू मोनू कोई घर का नाम रहता है ना, तो क्यूमीन का मतलब होता है बेंजीन आइसोप्रोपाइल, CH3 और ये H, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन बोलते हैं। जब इसको O2 के साथ रिएक्शन करते हैं, O2 तो फ्री है, क्यूमीन पर ऑक्साइड मिलता है, क्यूमीन पर ऑक्साइड, CH3 और यहाँ O और H, उसका तुरंत एसिडिफिकेशन करते हैं बेटा, तो डायरेक्टली आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, OH ग्रुप और एसीटोन ग्रुप मिलता है। ये डायरेक्ट NCERT की रिएक्शन है, फिनॉल और एसीटोन, तो डायरेक्ट प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूमीन प्रोसेस। इस क्यूमीन का ही घर का नाम है, ये क्यूमीन उसके घर का नाम है, पूरी दुनिया उसे आइसोप्रोपाइल बेंजीन के नाम से जानती है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और बेंजीन से जुड़ा है, ये बात क्लियर है कि नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फिनॉल और एसीटोन, दैट इज सी वाला। डन। आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट, कंपाउंड A एंड C इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो हमें पूरा आइडेंटिफाई करना है कि उनके बीच में क्या रिलेशन है, A और C के बीच में। तो बेटा पहले देखो CH3CHO मतलब कौन सा ग्रुप हो जाता है, एल्डिहाइड। अगर मैं एल्डिहाइड को CH3MgBr CH3RMgX यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता हूं फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, मुझे अल्कोहल मिलता है। और कितने डिग्री का अल्कोहल मिलेगा, अगर एल्डिहाइड है तो हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है, 2 डिग्री का अल्कोहल मिलता है। कितने डिग्री का, 2 डिग्री का। ये बात क्लियर है कि नहीं। अब 2 डिग्री का अल्कोहल कैसे मिलता है, तो ध्यान से देखते हैं। CH3C डबल बॉन्ड O और H है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास कौन सा एल्काइल ग्रुप है, CH3 माइनस, क्योंकि Mg प्लस में टूटेगा तो एल्काइल ग्रुप पे तो माइनस आएगा, माइनस कार्बोनिल कार्बन पे जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन के पास रिएक्टिविटी करने के लिए एक ही चीज है, आप कुछ भी देख लो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में आप कुछ भी देख लो, साइनोहाइड्रिन ऐड करो, एल्कोहल ऐड करो, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड करो, या ग्रिग्नार्ड ऐड करो, या अमोनिया और उसके डेरिवेटिव ऐड करो, रिएक्शन में पार्टिसिपेशन किसका होता है, CO पाई बॉन्ड का। तो कार्बन O पे माइनस कार्बन पे H, तो आपके पास क्या मिल रहा होगा, CH3C, O पे H आ जाता है, यहाँ CH3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, H वैसा का वैसा रहा। ये बात क्लियर है कि नहीं। डन। एल्कोहल मिला, कितने डिग्री का मिला, 2 डिग्री का प्रूव हो गया सर। आगे आ जाओ, H2SO4 और हीट, सर किसी भी एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में एल्कोहल को हीट करते हैं ना सर, हमारा तो काम रहता है डिहाइड्रेशन, पानी निकालना। एल्कोहल को स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में हीट करते हैं, पानी निकलेगा। पानी कैसे अभी निकालना सिखाया था मैंने, सही है कि नहीं। ये इस कार्बन से OH और बगल से H जाएगा, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 मिल गया बेटा। ये कौन सा कंपाउंड रहता है, एल्कीन। एल्कोहल का जब जब डिहाइड्रेशन होता है हमें क्या मिलता है बेटा, एल्कीन मिलता है। क्या मिलता है, एल्कीन। अब इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन सेटअप याद है बेटा, B2H6 THF के प्रेजेंस में पहली बार जो भी ट्राई अल्काइल बोरेन आता है, ट्राई अल्काइल बोरेन आता था, उसको मैं क्या करूंगा, H2O2 के साथ NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कर देता था, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग OH ग्रुप ऐड हो जाता था। प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल का पार्ट है, किसमें से, एल्कीन से। एल्कोहल था, उसको एल्कीन बनाया, बना के क्या करा, फिर उसको एल्कोहल बनाया। तो कैसे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ याद है, डबल बॉन्डेड में से उस कार्बन पे कोई भी H या हेलोजन या OH ग्रुप जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, ये अंदर वाला है पर ये तो मार्कोनिकॉफ है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकॉफ है, तो बाहर वाले पे तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, OH। सही है कि नहीं। ये आपका फाइनली C होगा। और ये आपके पास पहले वाले केस में ऊपर ही देखो, मैंने ऊपर ही ये बना रखा है, दोनों में ध्यान दो, पिछले पेपर में डिस्कस करा था। 1 2 3 OH है बीच वाले दूसरे नंबर के कार्बन पे, 1 2 3 OH है पहले नंबर के कार्बन में। स्केलेटन सेम है बट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग है। वैसे टाइप के आइसोमर को क्या बोला जाता है,
पोजिशनल आइसोमर। क्या बोला जाता है? पोजिशनल आइसोमर। स्ट्रक्चर सेम है, स्केलेटन स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है बेटा, उसको क्या टर्म किया जाएगा? पोजिशनल आइसोमर। ये बात क्लियर है बेटा? एक ही क्वेश्चन में कितने सारे कंसेप्ट रिवाइज हो गए, इसको नोट डाउन करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक ही बार में सबको लेके आया भाई। एल्कीन, पहले डिहाइड्रेशन करके एल्कीन बना, एल्कीन से फिर एल्कोहल बनाया। कौन से मेथड से? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कौन सा रूल फॉलो करता है? एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो करता है। एंटी मार्कोनिकॉफ याद रखना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग डबल बॉन्डेड में से उस कार्बन पे OH जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। डन। नेक्स्ट, इन क्लेमेंसन रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ। बेटा ये तो डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, हम क्लेमेंसन रिडक्शन में किसके साथ ट्रीट करते हैं? जिंक अमेलगम और HCl। कॉन्क HCl यूज करा जाता है, हालांकि कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो क्या होता है? कार्बोनिल कंपाउंड चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसको जिंक अमेलगम ZnHg के साथ कॉन्क HCl में अगर मैं रिएक्शन करता हूं तो बेटा वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। और कैसे कन्वर्ट होता है? सर सारी नजर CO पाई पे होनी चाहिए। CO पाई तोड़ो और उसी कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जोड़ो, तोड़ो और जोड़ो। तोड़ा क्या हमने? CO पाई बॉन्ड, CO पाई ऑक्सीजन उड़ गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सर कौन सा मेथड होता है? इस चीज को हमने क्या पढ़ा है बचपन में? रिडक्शन की तरह पढ़ा है। क्या पढ़ा है? रिडक्शन। डन। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट फॉर प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैब्रियल पैथियोलामाइड सिंथेसिस इज यूज। तो गैब्रियल पैथियोलामाइड, पैथियोलामाइड का पहले आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। CO पाई NH, CO पाई NH। इसको मैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता था तो क्या होता था? बेस का काम होता है H ले जाना, एसिडिक हाइड्रोजन। सर नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है एसिडिक होता है? हाँ होता है। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जब भी हाइड्रोजन जुड़ेगा वो एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो बेस का काम तो था कि हाइड्रोजन को लेके जाना, तो नाइट्रोजन थोड़ी ना अपने ऊपर माइनस के अलावा किसी और को आने देगा, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस में जा रहा है। तो ये CO पाई बॉन्ड हो गया। अब किसी भी स्पीसी पे नेगेटिव चार्ज आता है ना, या लोन पेयर प्रेजेंट रहता है, उसको न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करते हैं। तो पहले तो आप याद रखना, गैब्रियल पैथियोलामाइड सिंथेसिस बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा क्वेश्चन है इस पे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमेशा प्राइमरी अमाइंस क्रिएट होता है, प्राइमरी, और वो भी प्राइमरी एरोमेटिक नहीं मिलेगा, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस मिलेगा, RNH2 मिलेगा ऑलवेज। 1 डिग्री अमाइन के लिए हम लोग गैब्रियल पैथियोलामाइड सिंथेसिस यूज करते हैं। AR नहीं आता, एरोमेटिक नहीं आता, तो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। देखो यहाँ A और C में कंफ्यूज कर दिया, A और C में कंफ्यूज कर दिया, सही है कि नहीं? और सर एरोमेटिक क्यों नहीं आता? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल से स्टोरी याद होनी चाहिए, न्यूक्लियोफाइल से स्टोरी याद होनी चाहिए कि सर एरोमेटिक कंपाउंड में, अराइल अलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता नहीं है। तो हमेशा गैब्रियल पैथियोलामाइड से क्या मिलेगा? प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। डन। आगे बढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको मार्क कर लेना। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाओ। C2H5NH2 को HNO2 के साथ रिएक्शन कराया। HNO2 मतलब नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड का काम क्या होता है? डाईएजोटाइजेशन का। डाईएजोटाइजेशन मतलब डाईएजोनियम ग्रुप बनाने का। तो C2H5N2 प्लस और X माइनस बन जाएगा बेटा, सही है कि नहीं? डाईएजोटाइजेशन प्रोसेस हुआ। उसके बाद मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि ये जो डाईएजोनियम ग्रुप होता है, N2 पे जो प्लस चार्ज होता है उसको डाईएजोनियम ग्रुप बोलते हैं, वो एलिफेटिक डाईएजोनियम ग्रुप है। एलिफेटिक डाईएजोनियम ग्रुप स्टेबल नहीं होता, तुरंत वो सॉल्यूशन में से वाटर लेता है और अपने आप को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो C2H5OH मिल गया। अरे वाह सर, मजा आ गया, आना भी चाहिए, सही है कि नहीं? ये बात याद रखना। अगर यहीं पे ये एरोमेटिक डाईएजोनियम होता है ना बेटा, तो आपको कुछ ना कुछ लाके रिएक्शन करनी पड़ती इसके साथ। याद है क्या क्या? KiCU2Cl2 Cu2Br2, कुछ ना कुछ HbF4, कुछ ना कुछ लाके रिएक्शन करनी पड़ती है। यहाँ कुछ की जरूरत नहीं है। एलिफेटिक ग्रुप है ना, सीधी वाली चेन है ना, बहुत अनस्टेबल है, तुरंत अल्कोहल बनाएगा। PCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं सर। एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में देखा, एल्कोहल्स को PCl3 या PCl5 के साथ रिएक्शन करते हैं, तो जिस कार्बन से OH जुड़ा है वहां पे Cl आ जाता है, तो C2H5Cl आ गया, सही है? एल्काइल क्लोराइड,
डन। अब इसको NH3 के साथ रिएक्शन करना है, NH3 के साथ रिएक्शन करना है सर। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, हाँ बेटा, बहुतों को चमका, जिनको नहीं चमका ध्यान देना। अमोनोलाइसिस प्रोसेस, अमोनिया एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है। एक क्वेश्चन सारे चैप्टर कवर, सही है कि नहीं? एल्कोहल भी कवर हो गया, सही है, एल्काइल हैलाइड भी कवर हो गया, अमाइंस तो कवर हो ही रहा है, अमोनोलाइसिस हो गया बेटा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? C2H5NH2 मिल जाएगा, C2H5NH2। ये बात क्लियर है कि नहीं? इथेन अमाइन, क्या बोलेंगे? इथाइल अमाइन या इथेन अमाइन, ये बात क्लियर है कि नहीं? तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। ये बात क्लियर है कि नहीं बेटा? कैसे आया, समझ आया? इथ कैसे आया? 2 कार्बन है ना, तो इथाइल या तो इथेन अमाइन। डन। नेक्स्ट आ जाओ। What is A and B in the following reaction? अभी देखो, बेंजीन NH2, प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन NaNO2 प्लस HCl के मिक्सचर को नाइट्रस एसिड बोलते हैं बेटा, नाइट्रस एसिड बोलते हैं सर। डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोटाइजेशन मतलब डाईएजोनियम ग्रुप बनता है, तो बेंजीन के ऊपर क्या मिलेगा बेटा? डाईएजोनियम, N2 प्लस और X माइनस, सही है, बिल्कुल सही है सर। पर क्या ये वाटर के साथ सॉल्यूशन में, जैसे पिछले वाले केस में हमने देखा था, पिछले वाले केस में देखा था, ये भी प्राइमरी अमाइन ही था। अरे सर इस वाले में तो घूम फिर के वापस यहीं आ गए, तो जो रिएक्टेंट था वो वहीं, वह सी ने वहीं तक पहुंचा दिया हमको। बहुत अच्छी बात है, ये अभी ऑब्जर्व करा। ये 1 डिग्री अमाइन है, NH2 को नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट। हमेशा याद रखना डाईएजोटाइजेशन प्राइमरी अमाइंस पे ही होता है, अब वो चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, सही है कि नहीं? तो यहाँ पे वापस कंटिन्यू कर दे बेटा, ध्यान से देखना इस चीज को। तो ये क्या प्राइमरी अमाइन है? हाँ, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ एक ही कार्बन जुड़ा है, पर ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है, तो डाईएजोनियम ग्रुप बना। अब डाईएजोनियम ग्रुप को मैंने क्या बताया था? ये स्टेबल होता है ड्यू टू इट्स रेजोनेंस, ड्यू टू इट्स रेजोनेंस इफेक्ट। ये रेजोनेंस कर सकता है बेंजीन के साथ, इसीलिए स्टेबल होता है। इसको किसी की जरूरत है? कमी पूरी करने के लिए नहीं, रिएक्शन पूरी करने के लिए। तो सर ये HbF4 के साथ रिएक्शन करेगा तो फ्लोरोबेंजीन बना देता है। क्या बना देता है? फ्लोरोबेंजीन। ये बात क्लियर है कि नहीं? क्या बनाएगा? फ्लोरोबेंजीन। अगर Ki के साथ करते तो आयोडोबेंजीन, Cu2Cl2 के साथ करते तो क्लोरोबेंजीन। बहुत सही, ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। और बाई प्रोडक्ट में कौन सी गैस निकल जाती है? हमेशा N2 निकलता है बेटा। तो देखो क्या मिला आपके पास? बेंजीन, डायज़ोनियम क्लोराइड एंड फ्लोरोबेंजीन। ऑप्शन डी हो जाएगा। ये बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं फटाक से। द जनरल फॉर्मूला ऑफ डाइसैकेराइड्स। तो बेटा डाइसैकेराइड्स में तो हमें पता है कि सबसे अच्छा फेमस एग्जाम्पल होता है C12H22O11, सही है कि नहीं? सुक्रोज, सुक्रोज डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है ना? है ना? है। अब देखो इसका आप मैच करने की कोशिश करो। 12 का 2 गुना, 12 का 2 टाइम्स 24, 24 है क्या? 22 है, मतलब 2 टाइम्स में से 2 माइनस करना है। तो यहाँ पे देखो अगर नंबर ऑफ कार्बन n है तो हाइड्रोजन का काउंट कितना होगा? 2n-2। ऑक्सीजन 12 में से 1 कम है तो ऑक्सीजन का काउंट कितना होगा बेटा? n-1। और ये कार्बन के n नंबर्स है, तो आपको एक ही फॉर्मूला दिख रहा है, ये A हो गया। ये हमने किसका? डाइसैकेराइड, एक डाइसैकेराइड पकड़ लिया सुक्रोज और उसका जनरलाइजेशन कर दिया। ये बात क्लियर है बेटा? डायरेक्ट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते। द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। बेटा हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है ना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आपका राइट हैंड स्क्रू याद है? राइट हैंड स्क्रू, जब मैं प्रोटीन को ऐसे हेलिक्स वाले स्ट्रक्चर में करता था तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। दूसरा होता था बीटा प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर। तो हेलिकल स्ट्रक्चर का जो स्टेबलाइजेशन होता है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से होता है। किसके वजह से होता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके वजह से होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आपको हमेशा पता होना चाहिए। हेलिकल स्ट्रक्चर और राइट हैंड स्क्रू वाला हमने देखा था, सही है ना? तो वो स्पेरिकल जैसा बना रहे थे, स्पेरिकल, हेलिकल बोल रहे उसको। और उनके बीच में कैसा स्ट्रक्चर रहेगा बेटा? ऐसे ऐसे। ये बात क्लियर है? इनके बीच में कैसे टाइप की बॉन्डिंग स्टेबलाइज रहेगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बात क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट आ जाओ। विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेज रिकेट्स। बेटा क्या कॉज करता है? रिकेट्स। डायरेक्टली हमें डेफिशिएंसी हो किसी भी चीज की हो, क्या कॉज करेगा? वो चीज का एक MCQ बनेगा, उसको पढ़ के रखना। ये बात क्लियर है कि नहीं? विच पॉलीमर इज यूज्ड
फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कन्वेयर बेल्ट, डायरेक्ट एप्लीकेशन वाला पार्ट है। नियोप्रीन इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कन्वेयर बेल्ट। नियोप्रीन यूज करेंगे तो हमें जो कन्वेयर बेल्ट में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कन्वेयर बेल्ट में हम क्या यूज करते हैं बेटा, नियोप्रीन यूज करते हैं। ये बात क्लियर है, डन। नेक्स्ट, विच वन इज अ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में आप अगर ऑप्शन देखो पीवीसी, पॉलिस्टरीन, सिल्क और बेकेलाइट, सबसे पहले तो बेकेलाइट का ओरिजिन आपको पता होना चाहिए। आप अगर पॉलीमर्स वाले चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत गलत है। आपको वो सीरीज में बना के दे रखा है चैप्टर को, तो आपको हर पॉलीमर्स के बारे में अच्छी तरह नॉलेज होनी चाहिए। तो सर बेकेलाइट पता है कैसे बनता है? नोवेलेक को जब मैं हीट करता हूँ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तब मुझे बेकेलाइट मिलता है। और बेकेलाइट जो है ना सर, वही किसका एग्जाम्पल होता है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का। किसका एग्जाम्पल रहता है बेटा? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का। कुछ ऐसा दिखता है, CH2 ऐसी चेंज आ रही होती है, CH2, फिर यहाँ नीचे आपके पास कौन जुड़ा रहता है? इधर एंड से CH2, यहाँ पे ये क्या आ गया? OH ग्रुप आ गया। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं बेटा? दिस इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इधर फिर आपके पास CH2 आ जाएगा, फिर इधर ऐसा केस बन जाएगा, ये इधर आके जुड़ जाएगा, यहाँ से कौन निकल रहा होगा? OH, डन। तो बेकेलाइट इज देन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ये बात क्लियर है बेटा? और बेकेलाइट खुद बनता कैसे? जब मैं नोवेलेक को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हीट करता हूं, तो समझ आ गई कि नहीं? तब मेरे पास किसका फॉर्मेशन रहता है? बेकेलाइट का। ये खुद MCQ बन सकता है, तो ये चीज नोट कर लेना, डन। आगे बढ़ते हैं। विच वन इज अ नेचुरल लीनियर पॉलीमर। सर कॉटन भी होता है, लिनन भी होता है, सिल्क भी होता है, इसीलिए ऑप्शन क्या होता है? ऑल ऑफ दीज होता है। ये बात क्लियर है कि नहीं? डायरेक्ट NCERT का पार्ट है बेटा। विच ड्रग्स आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, माइल्ड एंड सीवियर मेंटल डिजीजेस। तो पहले तो ऑप्शन देख लेना। एंटासिड्स, सर वो तो जब पेट में थोड़ा एसिडिटी गुड़गुड़ टाइप होता है ना, तब एंटासिड। एंटी माइक्रोबियल, मैंने आपको बताया था कि माइक्रोबियल कोई चोट वोट लगती है तो माइक्रोबियल बैक्टीरियाज ग्रो ना करे, इसलिए एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स यूज करते हैं। सर ट्रैंक्यूलाइजर्स, हम क्या यूज करते हैं? ट्रैंक्यूलाइजर्स। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा बेटा, ट्रैंक्यूलाइजर्स। नेक्स्ट आ जाओ। थॉमस स्लैग इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ। देखो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, बट ऐसे क्वेश्चंस की आपकी हैबिट होनी चाहिए। तो बेटा स्लैग के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड और P4O10 का जो स्लैग होता है ना, उसी को थॉमस स्लैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? थॉमस स्लैग बोलते हैं। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो बेटा ये स्लैग वाले का आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सर मतलब जो हमारा मेटलर्जी वाला पार्ट रहता है उसमें थोड़ा सा ही आउट ऑफ द बॉक्स वाला क्वेश्चन हो गया। तो अगर आपको थॉमस स्लैग का जो फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस P4O10 का जब मैं रिएक्शन करता हूँ तो CA4PO4 होल ट्वाइस O बनता है। ये बात क्लियर है? ठीक है, दिस इज द थॉमस स्लैग, डन। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय, किसकी रिएक्शन होती है बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड और P4O10, डन। आगे बढ़ते हैं। विच आयन हैज द हाइएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब पहले तो आप देखो कि हर आयन पे ना पहले से +1 चार्ज है, यानी हर आयन में से एक इलेक्ट्रॉन तो पहले उड़ा दिया गया है। उड़ाने के बाद अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसमें चेक करना है कि सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है। तो हम कैसे देखते हैं? क्या हमें सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए? नहीं सर, हमें क्या पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी कहाँ मिल रही है। तो अगर हाफ फील्ड रहता है तो अच्छा स्टेबल रहता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में दम लगता है, इसीलिए तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है कंपेयर टू ऑक्सीजन। कौन सी? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सही है। अब यहाँ पे फुलफिल्ड हो तो और मजे की बात है सर, और ज़्यादा दम लगेगा हमें। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब मैं जो एनर्जी लगा के इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा हूँ, उस लगाई हुई एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब सब पे पहले +1 चार्ज है, तो आपको सबका एटॉमिक नंबर का जानकारी तो होना चाहिए। 3D सीरीज के तो सबके, क्यों? क्योंकि सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी वो बहुत काम आता है। तो सर क्रोमियम पे +1 चार्ज है। क्रोमियम पे कौन सा चार्ज है बेटा? +1। तो क्रोमियम का +1, क्रोमियम का नंबर 24 होता है। हर केस में आर्गन तो 18 तक का काम कर जाता है सबके लिए। दूसरा केस होता है 4s2 और 3d4, सही है। 18, 2 और 4, 24। बहुत सही बेटा, ये बिल्कुल गलत है। ये फिलिंग में हम लोग गलती करते हैं क्रोमियम और कॉपर में। तो क्रोमियम को हम कैसे भरते हैं?
आर्गन और 4s1 और 3d5 भरते हैं। सर ये भरने का कारण 4s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की हाफ फील्ड, डी की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन की हाफ फील्ड, ये ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाता है। तो ये गलत लिख रहे हो 2 बार और चमकाओ अपने आप को कि ये सही बात है। ये बात क्लियर है? तो अब देखो Cr+1 यानी क्रोमियम 1 इलेक्ट्रॉन खो चुका है, तो +1 मतलब अब उसके पास जाता कहां से है सर? 3d में से जाता है। भरा भले 4s को पहले है, बट दिखेगा हमेशा बाहर कौन? 4s। 3d बाहर भरा है, बाद में भरा है, पर दिखेगा बाहर कौन सा? शेल के अकॉर्डिंग तो 4s ही आउटर मोस्ट हुआ ना, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में से निकलता है, फिर 3d में से निकलना चालू करता है। तो 4s में से 1 चला गया, तो यानी क्रोमियम+1, क्रोमियम +1 का स्टेट क्या होगा? आर्गन 3d5, आर्गन 3d5। सर यहां से क्वेश्चन चालू हुआ, क्रोमियम वाला क्वेश्चन नहीं था। उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो बहुत हंसते हंसते वो दे देगा, क्यों? क्योंकि 3d5 बनाएगा, स्टेबल है। यहां से क्वेश्चन चालू हुआ कि इसकी सबसे मैक्सिमम होगी ना सर, क्योंकि अभी के बाद से आपको अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो Cr+2 करना पड़ेगा। +1 तो बनाया, +2 मतलब एक और। सर d5 है, d5 है, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड में तो दम लग जाएगा सर, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। आप बाकी का केस देख लेना, सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लस के साथ क्रोमियम का ही है, इसलिए मैक्सिमम हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी किसकी होगी? Cr+3 की। डन बेटा। तो अब देखा हम लोगों ने 3 पेपर सेट डिस्कस करे, ऐसे और पेपर सेट्स हमें डिस्कस करना है। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्राई करिए कि क्वेश्चंस को सीखिए। कुछ टाइम बाद सेशंस रहेंगे तो और अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। आपको क्वेश्चंस के थ्रू अपना कॉन्फिडेंस ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना है, डाउट्स पूछिए, सब कुछ एक इवॉल्व सेशन रखिए। बेटा टाइम है, कब? जब हम मेहनत करने जाएंगे तब। सही है? तो पूरी तरीके से एनर्जी लगा देनी है हमें, केमिस्ट्री को एकदम आसान बनाना है। ठीक है, चलो मिलते हैं। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।